सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 विराम चिन्ह। अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, पहला वाक्य देखिए बच्चों, रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य, रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में भाव अलग है। चलिए कैसे देखते हैं। बच्चों आपने देखा कि ऊपर दोनों वाक्यों में समान शब्द है, किंतु विराम चिन्ह लग जाने से दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के अर्थ परिवर्तन विराम चिन्हों से होते हैं। मतलब शब्द वही, विराम चिन्हों के केवल विराम चिन्ह लगने से क्या हो गया, उन शब्दों का अर्थ बदल गया। देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। पहले में क्या रोकने के लिए बात बोल रहे हैं, दूसरे में क्या जाने की बात बोल रहे हैं। तो दोनों वाक्य समान है, परंतु विराम चिन्हों के कारण अर्थ असमान हो गया। परिभाषा देखिए बच्चों, उच्चारण के समय रुकने वाले स्थानों पर लगे चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, रुकने के लिए। ठीक, चलिए हिंदी भाषा के कुछ विराम चिन्ह नीचे दिए जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, रुचि पढ़ रही है, गोलू गाना गा रहा है। जब एक बात पूरी हो गई, एक वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुकने के लिए, बात पूरी करके रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। किस प्रकार का होता है? डंडे के रूप में यह है होता है। आगे देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम देखिए बच्चों, वाक्यों में जहां थोड़ा रुकने की आवश्यकता हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, खेलो मत, अब घर जाओ। दूसरा, राम श्याम विवेक और प्रभात स्कूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार वाक्य में जहां थोड़ा रुकने की आवश्यकता हो, थोड़ा रुकने की आवश्यकता हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, कई सारे नामों के बीच में ये लगता है और वाक्यों में अपने भाव प्रकट करने के लिए बीच बीच में रुकने के लिए अल्प विराम यानी थोड़ा रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में होता है। उदाहरण, तुम कहाँ गई थी? दूसरा, अविनाश कहाँ गया? तो इस प्रकार प्रश्न वाले वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए योजक देखिए। योजक, योजक का चिन्ह जो होता है इस प्रकार होता है। शब्दों को जोड़ने वाले चिन्हों को योजक चिन्ह कहते हैं। जोड़ने वाले, शब्दों को जोड़ने वाले, है ना। जैसे आदि, अंत, ईर्ष्या, द्वेष, काम, काज, अलग अलग, तरह तरह। तो इस प्रकार विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्दों के बीच में आता है और समान शब्दों के बीच में भी कौन सा चिन्ह आता है? योजक चिन्ह आता है। तो ये भी विराम चिन्हों के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखो इस प्रकार होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। देखने में तो समान है, परंतु देखो ये वो उसका जो इस तरह से देखिए छोटा है और ये इससे क्या है, दुगना तिगना है। यो निर्देशक चिन्ह कहते हैं इसको, इसमें अंतर है बच्चों। चलिए, बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घनश्याम ने अपने बच्चों, घनश्याम ने अपने बच्चों रोशनी, सविता, अंशुल को मेला घुमाया। यानी कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करता है। मतलब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी अपनी बात को खोलकर बताने के लिए। ये निर्देशक चिन्ह को, या फिर कोई चीज हम कोई संकेत दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लिए, विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार होता है। किस प्रकार? इस प्रकार ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है। जहां विस्मय का बोध हो उन शब्दों के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, अरे, हे भगवान, वाह। ठीक है, अचानक से हमारे अंदर जो भी भाव आते हैं, चाहे वो दुख के हो, सुख के हो, खुशी उल्लास के हो, है ना,
या फिर भगवान के प्रति जो श्रद्धा के जो भाव अचानक से आते हैं हमारे अंदर, उन भावों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और इसका नाम क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह। आगे देखिए कोष्ठक। कोष्ठक देखते हैं बच्चों। जब शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होता है तो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे संगम प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। संगम प्रयागराज अभी क्या है, इलाहाबाद जो है, पहले इसका प्रयागराज है। प्रयागराज एक स्थान का नाम है, पहले उसका नाम क्या था? इलाहाबाद था। तो प्रयागराज क्या है? नया नाम है। कितने लोगों को नहीं पता होगा प्रयागराज कौन सा स्थान है। तो इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने कोष्ठक के अंदर इलाहाबाद लिख दिया, ठीक है। इससे क्या है, सामने वाला समझ गया कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो इसीलिए तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए, किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी ने अपना कोई कथन दिया हो, किसी की अपनी कोई परिभाषा हो, किसी तथ्य कोई सिद्धांत सिद्ध करने के लिए किसी ने अपनी बातें, अपने विचार स्पष्ट किए हो, तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, जगदीश ने कहा आज खाना नहीं खाऊंगा, यानी कि जगदीश ने कहा कि वो आज खाना नहीं खाएगा, तो उसकी बात ज्यों का त्यों लिखने के लिए हमने उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया। अगला देखिए, दुर्गा ने कहा मैं बाजार नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार किसी की बात स्पष्ट रूप से ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य महापुरुषों के जो भी कथन है, परिभाषा है, वो भी उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत आएगी। चलिए बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, ठीक। चलिए, उच्चारण के समय रुकने वाले स्थानों पर लगे चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगला, जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक। अगला देखिए, विराम चिन्हों के सही प्रयोग से वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट होता है। फिर शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्द या वाक्य में कोष्ठक का प्रयोग होता है। तो हमने इस पाठ में ये सब अच्छे से सीखा। अब चलिए, आओ करें अभ्यास। सोचिए और बताइए मौखिक रूप से। निम्नलिखित के उत्तर आपको मौखिक रूप से बोलकर बताने हैं। नंबर 1, उच्चारण के समय रुकने वाले स्थान पर लगे चिन्हों को क्या कहते हैं? नंबर 2, जहां वाक्य पूरा होता है वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? नंबर 3, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगेगा? ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर देंगे। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो चलिए, अब हमें अभ्यास करना है, उचित विराम चिन्ह लगाना है। देखिए, राखी कपड़े पहन रही है, यह एक वाक्य है और एक बात पूरी हो गई है। जब एक वाक्य या एक बात पूरी हो जाती है तब हम वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं, पूरी तरह से रुकने के लिए। फिर, तुम वहां क्यों गए थे? देखिए, क्यों यानी प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न प्रश्न वाला वाक्य है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, शाबाश, परीक्षा में अच्छे अंक लाए हो। तो शाबाश के लिए हमारा कौन सा विस्मय सूचक चिन्ह आएगा? इस प्रकार, और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इन पर चिन्हों का प्रयोग करना है। बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों, यह आपका अभ्यास है। चलिए, मिलान कीजिए। चलिए, अब आपको विराम चिन्हों का मिलान करना है, ठीक है। पूर्ण कट, पहला देखिए अल्प विराम, ये रहा पूर्ण विराम, ये प्रश्न सूचक, योजक, विस्मय सूचक और कोष्ठक। इस प्रकार हमें इनका मिलान करना था। अगला देखिए बच्चों, घ। देखिए बच्चों, पहला देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। किसका होता है? कोष्ठक का। ठीक है। अगला देखिए, जहां वाक्य में थोड़ा रुकना पड़े तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, आश्चर्य प्रदर्शित करने में डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? विस्मय सूचक चिन्ह।
इसमें के सूचक बच्चों चौथा देखिए, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए डैश का प्रयोग होता है। किसका? उदाहरण, उदाहरण चिन्ह का। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इन खाली स्थानों पे विराम चिन्हों के नाम लिखने थे। चलिए, और चिन्ह इस प्रकार होते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।